हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर फर्स्ट परिमेय संख्या का इंट्रोडक्शन। पूरा इस वीडियो के अंदर इस चैप्टर का परिचय दिया जाएगा, तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को जरूर देखना। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, चैप्टर का नाम है परिमेय संख्या। क्या नाम है? चैप्टर का नाम है परिमेय संख्या। क्या होता है परिमेय संख्या? परिमेय संख्या क्या होता है? कोई संख्या परिमेय संख्या कहलाती है यदि उसे p बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहां p और q पूर्णांक हो और q इज नॉट इक्वल टू 0। इसमें सभी प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक जो होते हैं वो शामिल होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल p बाई क्यू के फॉर्म में, p अपॉन क्यू के फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। जितने भी रेशनल नंबर्स होते हैं वो p बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, जहां पर क्या होती है, जहां पर Q जो होती है वो नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। Q जो होता है 0 के बराबर नहीं होता है ना, यहाँ Q पे कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो ऐसे रेशनल नंबर्स जो p बाई क्यू के फॉर्म में, कोई भी नंबर है अगर उसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं तो वो नंबर क्या होते हैं, वो परिमेय संख्या कहलाते हैं। अब जितनी भी पूर्ण संख्याएं होती है, पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर्स, जितने भी पूर्णांक होते हैं इंटीजर्स, और जितनी भी प्राकृतिक संख्या होती है, प्राकृतिक संख्या होती है नेचुरल नंबर्स, वो सभी हमारे क्या होते हैं, p बाई क्यू के फॉर्म में हम उनको लिख सकते हैं। तो वो सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, परिमेय संख्या होते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो, ठीक है। तो जो भी हमारी प्राकृतिक संख्या होती है वो क्या होती है, आगे देखते हैं। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? वे सभी धनात्मक पूर्णांक जो 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से आगे तक इन्फिनिटी तक चलते हैं, उनको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। वहीं अगर पूर्ण संख्याएं की बात करूं मैं, होल नंबर्स की, तो इन प्राकृतिक संख्याओं में अगर मैं जीरो को ऐड कर दूं, 1 2 3 4 5, अगर इसमें मैं जीरो भी शामिल कर दूं तो वो क्या बन जाएगी, होल नंबर बन जाएगी। तो वे सभी प्राकृतिक संख्याएं तथा जीरो को मिलाकर बनी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है, होल नंबर कहलाता है। उदाहरण के तौर पर 0 1 2 3 4 टू इन्फिनिटी तक। वहीं अगर मैं पूर्णांक की बात करूं तो पूर्णांक जो होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, पूर्णांक दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो वे सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं तथा जीरो मिलाकर क्या बनाते हैं, पूर्णांक कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो जीरो है, जीरो के इधर आता है -1 -2 -3, जीरो के राइट हैंड साइड में आता है दाएं साइड में 1 2 3। तो ये सभी हमारे क्या है, पूर्णांक है, इंटीजर्स है। तो इस फिगर के अंदर आप देख रहे होंगे ये प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्या है हमारी 1 2 3 टू इन्फिनिटी, जो हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है, गिन सकते हैं। गिनने योग्य वाली जो संख्याएं होती है वो होती है 1 2 3 प्राकृतिक संख्या। अब अगर इन प्राकृतिक संख्याओं में मैं जीरो को भी ऐड कर दूं तो वो क्या हो जाता है, पूर्ण संख्या हो जाती है। 0 1 2 3 4 5 टू इन्फिनिटी तक चलती है। तो ये पूर्ण संख्या हो गई। पूर्णांक संख्या क्या होती है? पूर्णांक संख्या मतलब प्राकृतिक पूर्ण संख्याएं तो है ही, और उसमें अगर मैं जो नेगेटिव संख्या है वो भी अगर डाल दूं तो वो पूर्णांक संख्याएं बन जाती है। तो -3 -2 -1 ये ऋणात्मक संख्या है, ये भी हमारी पूर्णांक संख्याएं होती है। अब ये सारी की सारी जो पूर्णांक संख्याएं होती है, पूर्ण संख्याएं होती है, प्राकृत संख्या होती है, ये सब की सब किस में आती है, परिमेय संख्या के अंदर आती है, जो कि हम चैप्टर का नाम है परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। ठीक है, तो इन सबको हम क्या कर सकते हैं, इन सबको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये देखो -1/2 1/2 2/3 3/4 -2/3, ये सारी की सारी संख्याएं क्या है, परिमेय संख्याएं होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। परिमेय संख्याओं के गुणों को अब देख लेते हैं हम, क्या प्रॉपर्टीज होती है परिमेय संख्या की, रेशनल नंबर की। पहली प्रॉपर्टी है संवृत्त गुणधर्म। संवृत्त गुणधर्म क्या होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी। इस गुणधर्म के अनुसार यदि किसी संख्या प्रणाली में दो संख्याओं के बीच कोई गणितीय क्रिया, जैसे कि गणितीय क्रिया कौन कौन सी होती है, चार गणितीय क्रिया होती है, जोड़ कर सकते हो, घटाव कर सकते हो, गुणा या भाग, ये अगर किया जाए तो परिणाम भी उसी प्रणाली में आता है, तो वह प्रणाली उस क्रिया के लिए संवृत्त गुणधर्म को संतुष्ट करती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं समझाता हूं, अगर पूर्ण संख्या है, दो पूर्ण संख्या में ले लेता हूं और उनके बीच में गणितीय क्रिया करता हूं, जैसे जोड़ घटाव गुणा या भाग, तो करके देखते हैं। यदि p और q दो पूर्ण संख्याएं हैं तो पहली संख्या और दूसरी संख्या को जब मैं क्या करवाऊंगा, प्लस करवाऊंगा, जोड़ करवाऊंगा, तो परिणाम भी पूर्ण संख्याएं होगी। उदाहरण के तौर पर देखो, एक संख्या मैंने 3 ली, दूसरी संख्या मैंने 5 ली, और इन दोनों को मैंने क्या करवाया, जोड़ करवाया, तो 8 आई। तो मुझे एक बात बताओ, ये 3 जो है वो क्या है, 3 हमारी क्या है, पूर्ण संख्या है। 5 जो होता है वो भी क्या होता है, हमारा पूर्ण संख्या होती है। और जो हमारा परिणाम आ रहा है वो भी हमारा क्या आ रहा है, पूर्ण संख्या आ रही है।
ठीक है। तो जब भी अगर हम क्या करवाते हैं, जोड़ करवाते हैं, तो वो बिल्कुल होती है, हमारी पूर्ण संख्याएं आ रही है यहाँ पर। ठीक है, अब चलो, अब मैं इनके बीच में गुणा करवा देता हूँ, संख्या लेता हूँ, दोनों संख्याओं को गुणा करवा देता हूँ। तो एक संख्या मैंने ली उदाहरण के तौर पर 4 और दूसरी पूर्ण संख्या मैंने 6 ली, और 4 और 6 को जब मैं गुणा करवाता हूँ तो मेरा क्या आ रहा है, 24 आ रहा है। 24 भी पूर्ण संख्या है, या 4 पूर्ण संख्या था, 6 पूर्ण संख्या था, दोनों को गुणा करवाया तो 24 भी पूर्ण संख्या निकली, राइट। चलो, अब मैं माइनस करवा के देखता हूँ। तो जब मैं माइनस कराऊंगा, संख्या माइनस संख्या, दो संख्या ली, उनके बीच में माइनस कराया मैंने, तो 5 में से अगर मैं माइनस, देखो 5 क्या है हमारा, 5 है पूर्ण संख्या, और 7 भी मेरा पूर्ण संख्या है, और इनके बीच में जब मैंने माइनस करवाया तो मेरा आंसर आया -2। और -2 जो होता है वो पूर्ण संख्या नहीं होती, क्योंकि पूर्ण संख्या तो पॉजिटिव ही होती है। पूर्ण संख्या मतलब क्या हुआ, 0 से इन्फिनिटी। पूर्ण संख्या जो होती है वो कहाँ से वो चलती है, 0 1 2 3 से लेके आगे तक चलती है, इन्फिनिटी तक चलती है। ठीक है, यही होता है पूर्ण संख्या, होल नंबर। लेकिन यहाँ पर ये -2 आ गया, इसका मतलब है कि जब दो पूर्ण संख्याओं को मैं माइनस करवाता हूँ, क्या करता हूँ, घटाव करता हूँ, तो जरूरी नहीं है कि जो रिजल्ट आएगा, जो परिणाम आएगा वो पूर्ण संख्या ही आए। तो परिणाम हमेशा पूर्ण संख्या नहीं होता है माइनस के केस में। तो जो पूर्ण संख्या नहीं है बल्कि एक पूर्णांक है, -2 जो होता है वो पूर्णांक है। ठीक है, चलो अब मैं करवाता हूँ क्या, अब मैंने करवाया है, कितना करवा दिया मैंने करवा दिया है घटाव। अब मैं इनके बीच में क्या करवाता हूँ, मैं इनके बीच में करवाता हूँ भाग की विधि। तो संख्या को जब मैं डिवाइड करूँगा संख्या से तो देखता हूँ क्या आता है। तो 8 को, एक नंबर मैंने 8 लिया और डिवाइड किया उसको 3 से। अब देखो ये 8 जो है वो भी पूर्ण संख्या है और 3 भी पूर्ण संख्या है। अब जब इन दोनों को मैं डिवाइड करूंगा, जब इन दोनों के बीच में भाग करूंगा, तो मेरा रिजल्ट क्या आ रहा है, 2.666 आ रहा है, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। तो जब दो पूर्ण संख्याओं को मैं भाग करता हूं तो जरूरी नहीं है कि हमेशा मेरा क्या है, पूर्ण संख्या है। तो परिणाम हमेशा पूर्ण संख्या नहीं होता है, जो पूर्ण संख्या नहीं। ठीक है, तो निष्कर्ष क्या निकल रहा है यहाँ से, हमने जो देखा है, निष्कर्ष यही निकल रहा है कि पूर्ण संख्याएं जो होती है योग और गुणा के लिए बंद होती है। देखा था हमने आगे, जो योग किया था हमने, ये प्लस किया था, ठीक है, इसमें पूर्ण संख्या आ रहा था, और जब गुणा किया था तो इसमें भी पूर्ण संख्या आ रहा था परिणाम। लेकिन जब हमने क्या किया, घटाव किया, और हमने जब भाग किया तो इसमें आपको पूर्ण संख्या नहीं मिल रहा था। लेकिन घटाव और भाग डिवीजन के लिए नहीं है, भाग के लिए ये समवर्त नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, पूर्णांक के लिए समवर्त गुणधर्म, क्लोजर प्रॉपर्टी देखते हैं पूर्णांकों के लिए, इंटीजर के लिए। अभी हमने किसके लिए देखा, पूर्ण संख्याओं के लिए, होल नंबर के लिए देखा है। अब हम देखेंगे पूर्णांकों के लिए समवर्त गुणधर्म। ठीक है, और देखते हैं, चलो, यदि p और q दो पूर्णांक है, ठीक है, पूर्णांक मतलब होता है इंटीजर, तो विभिन्न गणितीय क्रियाओं के लिए समवर्त गुणधर्म इस प्रकार होगा। देखते हैं, योग करवाते सबसे पहले, जैसे हमने करवाया था ना, 4 ऑपरेशन करवाए थे हमने, योग, घटाव, गुणा और भाग, वैसे यहाँ पे भी करवाएंगे। और देखते हैं, दो पूर्णांक लेंगे इस बार, पहले हमने क्या लिए थे, पूर्ण संख्याएं, अब हम पूर्णांक लेंगे और देखेंगे कि परिणाम हमारा पूर्णांक निकलता है क्या। चलो, तो यदि दो पूर्णांकों को जोड़ा जाए तो परिणाम भी पूर्णांक होगा, है ना। देखो यहाँ पर -5 ये एक पूर्णांक है, और +3 ये भी एक पूर्णांक है। जो रिजल्ट हमारा क्या आया, -2, जो पूर्णांक है। ठीक है, तो निष्कर्ष क्या निकल रहा है, पूर्णांक योग के लिए क्लोज्ड है, बंद है। ठीक है, जब पूर्णांकों का योग करते हैं तो उसके लिए तो बिल्कुल बंद है, क्लोज्ड है। चलो, घटाव के लिए देख लेते हैं। तो यदि दो पूर्णांकों का घटाव किया जाए तो परिणाम भी पूर्णांक ही होता है। देखो, -7 ये एक पूर्णांक है, -3 ये एक पूर्णांक है, इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो -4 आएगा। -4 क्या है, पूर्णांक है, मतलब दो पूर्णांकों का अगर जब मैं घटाव करता हूँ तो हमारा पूर्णांक रिजल्ट, परिणाम जो आता है वो पूर्णांक ही आता है। तो पूर्णांक घटाव के लिए भी बंद है। ठीक है, चलो गुणा के लिए देख रहे थे, गुणाओं के लिए, यदि दो पूर्णांकों का गुणा किया जाए तो परिणाम भी पूर्णांक ही होगा। -4 को गुणा कर रहा हूँ 6 से, तो -4 क्या है, पूर्णांक है, और 6 भी हमारा पूर्णांक ही है। तो जो परिणाम आ रहा है वो -24 आ रहा है, जो कि पूर्णांक है। तो पूर्णांक जो है गुणा के लिए भी बंद होते हैं। अब मैं देख लेता हूँ भाग करके, यदि दो पूर्णांकों का भाग किया जाता है तो परिणाम हमेशा पूर्णांक नहीं होता है। देखते हैं, उदाहरण के तौर पर -8 पूर्णांक है और 2 हमारा क्या है, पूर्णांक है। जब दोनों को मैंने भाग किया तो -4 आया, और -4 जो कि पूर्णांक है। लेकिन अगर मैं एक और उदाहरण लेता हूँ, 5
ये पूर्णांक है और 2 भी एक पूर्णांक है, और जब इन दोनों को डिवाइड करता हूँ, भाग करता हूँ, तो पूरा पूरा नहीं जाता, पॉइंट में आता है 2.5, जो कि पूर्णांक नहीं है। तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि पूर्णांक भाग के लिए बंद नहीं होते, क्लोज्ड नहीं होते। मेरी बात समझ में आ गई? तो अंतिम निष्कर्ष हमने क्या निकाला यहाँ से? अंतिम निष्कर्ष यही निकाला कि पूर्णांक जो होते हैं योग, घटाव और गुणा के लिए तो बंद होते हैं, लेकिन भाग के लिए जब हमने किया था तो भाग के लिए नहीं होते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। परिमेय संख्या के लिए संवृत्त गुणधर्म, जो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, संवृत्त गुणधर्म होता है। परिमेय संख्याओं के लिए देख लेते हैं कि क्या होता है भैया परिमेय। अब हम क्या करेंगे, दोनों परिमेय संख्याएं लेंगे और देखेंगे कि परिणाम हमारा परिमेय संख्या ही निकलता है क्या, किस किस में निकलता है देखेंगे। तो यदि P और Q दो परिमेय संख्या है तो विभिन्न गणितीय क्रियाओं के लिए संवृत्त गुणधर्म इस प्रकार होगा। देखते, योग करेंगे अगर, तो यदि दो परिमेय संख्याओं का जोड़ा जाए तो परिणाम भी परिमेय संख्या होगा। देखो यहाँ पर उदाहरण के तौर पर मैंने कहा 1/2 प्लस 3/4, तो 1/2 प्लस 3/4 जब हमने किया तो हमारा रिजल्ट निकल के आया 5/4। ये तो सॉल्व करना आता ही होगा आपको, एक बार मैं सॉल्व भी करके बता देता हूँ कैसे करते हैं हम। यहाँ पर 1/2 प्लस फिर है हमारे पास में 3/4, ठीक है। जब भी हम परिमेय संख्याओं को ऐड करते हैं तो उसके लिए क्या होना चाहिए, आपका जो डिनोमिनेटर, जो आपका देखो P/Q, जो परिमेय संख्या होती है वो P/Q के फॉर्म में होती है, मतलब अंश डिवाइडेड बाय हर के फॉर्म में होती है। ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। तो यहाँ पर आपका हर जो है वो सेम होना चाहिए। जब भी मैं परिमेय संख्याओं को जोड़ पाऊंगा या इनके बीच में घटा पाऊंगा, ठीक है, घटाओ या जोड़ मैं कब कर पाऊंगा, जब इनका हर सेम होगा। यहाँ पर देखो 2 और यहाँ हर है 4, तो हर इनका सेम नहीं है, तो हर सेम करने के लिए मेरे को एलसीएम लेना होगा। या फिर एक और अप्रोच में लगा सकता हूँ यहाँ पे, क्या कि इसका कैसे लगा सकता हूँ, 2 और 4, इसका हर सेम करने के लिए मैं इसको 2 को 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हर सेम हो जाएगा। ये तो 4 ही रहने देते हैं, तो 2 2 जा 4। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर हर में 2 से गुणा किया है तो मेरे को अंश में भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि मैथ्स है, ये गणित है, गणित में मैं ऐसे थोड़ी कर सकता हूँ। तो मैंने हर में किया तो अंश में भी मैंने कर दिया, तो ये सॉल्व हो गया। देखो 1 × 2 2, 2 × 2 4, ठीक है, और ये हो गया हमारा 3/4। अब जब मैं अब इसका हर समान हो गया है तो अब मैं अंशों को डायरेक्ट सोल्व कर सकता हूँ, ऐड कर सकता हूँ, जोड़ सकता हूँ। तो 2 + 3 कितना हो गया हमारा, 5 हो गया। तो 5/4 हमारा परिणाम आ रहा है। 5/4 जो है वो भी हमारी क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो जब भी मैं दो परिमेय संख्याओं का जोड़ता हूँ तो परिणाम भी परिमेय संख्या आता है, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा है, ठीक है। चलो, तो निष्कर्ष निकल रहा है परिमेय संख्या योग के लिए तो क्लोज होती है, बंद होती है। अब घटाव करते हैं बीच में, तो यदि दो परिमेय संख्याओं का घटाव किया जाए तो परिणाम भी परिमेय संख्या होता है। जैसे कि देखो यहाँ पर 5/3 है और 2/3 है। अब यहाँ पर इस केस में देख रहे हो आप, जो हर है वो सेम है, तो डायरेक्टली हम सॉल्व कर सकते हैं अंशों को। तो 5 - 2 कर दो तो 3 आएगा, 3/3 जो कि होता है 1, और 1 है एक परिमेय संख्या ही होता है, क्योंकि 1 को भी हम क्या कर सकते हैं, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो परिमेय संख्या 1 भी है। तो देखो जब हमने घटाव किया उसके लिए भी हमारा परिमेय संख्या निकल रहा है, मतलब परिमेय संख्या घटाव के लिए भी बंद होती है। चलो, अब हम करते हैं गुणा इनके बीच में। तो यदि दो परिमेय संख्याओं का गुणा किया जाता है तो परिणाम भी परिमेय संख्या निकलता है। उदाहरण के तौर पर देखो 2/5 ये एक परिमेय संख्या है और 3/4 ये भी एक परिमेय संख्या है। इन दोनों के बीच में मैंने क्या करवाया, गुणा करवाया, तो 6/20 निकला, है ना। इसको और मैं काट दूंगा तो 2 से कट रहा है, 2 × 6 2 ढाई 20, तो 3/10 आ गया, जो कि परिमेय संख्या है। इसका मतलब है कि परिमेय संख्या गुणा के लिए भी बंद होती है, ठीक है। अब हम इनके बीच में परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्या के बीच में भाग करते हैं। तो यदि दो परिमेय संख्याओं का भाग किया जाए, दूसरी संख्या शून्य ना हो तो परिणाम भी परिमेय संख्या होगा। उदाहरण के लिए 4/7 डिवाइडेड बाय 2/3। तो देखो 4/7, और आपको पता होगा जब इसको मैं डिवाइड को, है ना, भाग को मैं गुणा में चेंज करता हूं तो नेक्स्ट वाली जो हमारी क्या है परिमेय संख्या है वो क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है, अपोजिट हो जाती है, रेसिप्रोकल हो जाती है, व्युत्क्रमानुपात, है ना। तो 4/7 इंटू क्या हो जाएगी, 2/3 का 3/2 हो गया, क्योंकि मैंने डिवाइड को किस में कन्वर्ट कर दिया है, गुणा में। तो गुणा में कर दिया तो 3/2 हो गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इनको सॉल्व कर लेते हैं, तो जो कट रहा है उसको काट दिया और करके 12/24 आया, जो कि 6/7 होता है। तो जो परिमेय संख्या है 6/7 भी क्या है, हमारी परिमेय संख्या है। लेकिन यदि हर विभाजक जो डिनोमिनेटर होता है, जो हर होता है, शून्य हो जाए तो परिमेय संख्या नहीं होगी।
जैसे 5/6 था, उसको डिवाइड अगर मैं कर दूँ 0 से, जो कि परिभाषित ही नहीं है, क्योंकि किसी भी वैल्यू को मैं 0 से डिवाइड कर ही नहीं सकता, तो निष्कर्ष यही निकलता है कि परिमेय संख्या भाग के लिए तभी बंद होती है जब विभाजक शून्य ना हो। अगर विभाजक शून्य हो गया तो भैया गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अंतिम निष्कर्ष हमने क्या निकाला कि परिमेय संख्या योग, घटाव और गुणा के लिए तो हमेशा बंद होती है, तथा भाग के लिए तभी बंद होगी जब विभाजक शून्य ना हो। अगर विभाजक शून्य हो गया तो फिर वहां पर बंद नहीं होगी। चलो, तो पहला हमने देख लिया। अब सेकंड प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जिसको हम बोलते हैं क्रम विनिमय गुणधर्म। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इस गुणधर्म के अनुसार यदि दो संख्याओं की स्थिति बदलने पर भी परिणाम समान रहता है तो वह गुणधर्म क्रम विनिमय गुणधर्म कहलाता है। देखो, पूर्ण संख्याओं के लिए क्रम विनिमय गुणधर्म को चेक करते हैं। यदि p और q दो पूर्ण संख्याएं हैं तो अलग अलग गणितीय क्रियाओं के लिए ये गुणधर्म इस प्रकार होगा। देखो, अगर मैं योग करवाता हूं, है ना, कौन कौन से हम यहाँ पर क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं ऑपरेशन, योग करते हैं, जोड़ करते हैं, योग करते हैं, घटाव करते हैं, गुणा करते हैं और भाग करते हैं। तो पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर योग करके देखता हूँ इनके बीच में। किन के बीच में? कौन सी संख्या में ले रहा हूँ? पूर्ण संख्याएं लूँगा, यहाँ पे होल नंबर है, पूर्ण संख्या। तो जब दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ा जाता है तो उनकी स्थिति बदली जाए तो परिणाम समान रहेगा। देखो यहाँ पर ये 3 है, ये पूर्ण संख्या है, 5 है, पूर्ण संख्या है, तो इसका परिणाम 8 आ रहा है। अब अगर मैं 3 और 5 को, अगर इनकी पोजीशन को, उनकी स्थिति को अगर बदल दूँ, 3 की जगह 5 लिख दूँ और 5 की जगह 3 लिख दूँ, तो 3 + 5 या 5 + 3, तो मेरा परिणाम 8 ही आ रहा है। इसका मतलब है कि परिणाम हमारा क्या आ रहा है? समान आ रहा है। अगर परिणाम समान आ रहा है मतलब पूर्ण संख्याएं योग के लिए क्रम विनिमय गुणधर्म को संतुष्ट करती है। ठीक है, योग के लिए तो करेगी। अब सारे ऑपरेशन करेंगे हम, योग कर लिया, अब करेंगे हम गुणा। गुणा करके देखते हैं भैया, यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणा किया जाए तो उनकी स्थिति बदली जाए तो परिणाम समान रहेगा। देखते हैं। तो देखो, एक उदाहरण लिया मैंने 4 और गुणा किया उसको 6 से, तो 4 को जब 6 से गुणा किया तो 24 आया, है ना। अब देखता हूं मैं, अगर इनकी स्थिति को मैं बदल दूं, 6 कर दूं और उधर 4 कर दूं, तो क्या समान आएगा परिणाम? बिल्कुल समान आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं यहाँ पर 2 गुणा 3 करूँ तो भी 6 आता है, और 3 गुणा 2 करूँ तो भी 6 आता है। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आई क्या, कि गुणा के लिए भी, पूर्ण संख्याएं गुणा के लिए भी क्रम विनिमय गुणधर्म को संतुष्ट करती है। चलो आगे बढ़ते हैं, घटाव के लिए देखते हैं। अब यदि दो पूर्ण संख्याओं की स्थिति बदल दी जाए तो परिणाम बदल जाएगा। ठीक है, जैसे कि 7 - 3 अगर मैं करता हूं, 7 में अगर 3 घटाता हूं तो 4 आता है, लेकिन वहीं अगर मैं 3 में से 7 घटाऊंगा तो -4 आएगा। होता है ना। तो यहां पर क्या हो गया, यहां पर तो भैया गड़बड़ हो गई। मतलब पूर्ण संख्याएं घटाव के लिए क्रम विनिमय गुणधर्म को संतुष्ट नहीं करती है। तो किसके लिए संतुष्ट किया था? एक तो जोड़ के लिए, एक गुणा के लिए। घटाव के लिए संतुष्ट नहीं करती क्रम विनिमय गुणधर्म। भाग के लिए देख लेते हैं। तो भाग अगर करता हूं, यदि दो पूर्ण संख्याओं का भाग किया जाए और उनकी स्थिति बदली जाए तो परिणाम बदल जाएगा। देखो उदाहरण के तौर पर 8 को अगर मैं 2 से भाग करता हूं तो 4 आता है, और वहीं अगर 2 को 8 से भाग करूंगा तो 1/4 आएगा, जो कि 0.25 होगा। अब परिणाम तो दोनों अलग अलग हो गए। इसका मतलब है कि पूर्ण संख्या भाग के लिए भी क्रम विनिमय गुणधर्म को संतुष्ट नहीं करती है। तो अंतिम निष्कर्ष हमने यही निकाला, पूर्ण संख्याएं केवल योग और गुणा के लिए क्रम विनिमय गुणधर्म को संतुष्ट करती है, लेकिन घटाव और भाग के लिए नहीं है। ठीक है, समझ रहे हो बात। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, पूर्णांक के लिए क्रम विनिमय गुणधर्म से, अभी हमने किसके लिए करा? पूर्ण संख्याओं के लिए। अब पूर्णांक के लिए क्रम विनिमय गुणधर्म को देखते हैं। यदि p और q दो पूर्णांक है तो विभिन्न गणितीय क्रियाओं के लिए क्रम विनिमय गुणधर्म इस प्रकार होगा। देखते हैं। यदि दो, योग करके देख रहा हूं मैं पहले, तो यदि दो पूर्णांकों को जोड़ा जाए और उनकी स्थिति बदल दी जाए तो परिणाम क्या समान रहता है? देखो, -3 है, ये एक हमारा पूर्णांक है, और 7 ये भी एक पूर्णांक है। इन दोनों को मैं क्या कर रहा हूं? जोड़ कर रहा हूं, तो मेरा परिणाम 4 आ रहा है। अब इनकी स्थिति को अगर बदल दूं, पहले 7 लिख दूं और बाद में -3 लिख दूं, तो क्या मेरा रिजल्ट सेम आएगा? तो देखो यहां पर रिजल्ट आ रहा है, हमारा परिणाम आ रहा है 4। तो दोनों केस में मेरा परिणाम क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। इसका मतलब है कि पूर्णांक योग के लिए क्रम विनिमय गुणधर्म को संतुष्ट करते हैं। अब गुणा के लिए देख लेते हैं कि क्या गुणा के लिए संतुष्ट करते हैं। यदि दो पूर्णांकों का गुणा किया जाए
और उनकी स्थिति बदली जाए तो परिणाम समान रहेगा। देखते हैं, देखो अगर मैंने एक पूर्णांक लिया -4 और उसको गुणा किया 5 से, तो -4 को अगर 5 से गुणा करूंगा तो -20 आएगा। और वहीं अगर मैं इनकी स्थिति को बदल दूं, पहले 5 लिख दूं और बाद में -4 लिख दूं और इनको गुणा करता हूं तो -20 आता है। इसका मतलब है कि यहां पर भी परिणाम समान आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि गुणा में भी, पूर्णांक गुणा के लिए भी क्रम विनिमय गुणधर्म को संतुष्ट करते हैं। चलो आगे, अब इनके बीच में मैं घटाव करता हूं। मैंने जोड़ कर लिया, गुणा कर लिया, अब घटाव करते हैं। यदि दो पूर्णांकों की स्थिति बदली जाए तो परिणाम बदल जाएगा। उदाहरण के तौर पर देखते हैं, एक मैंने लिया पूर्णांक 6 और एक मैंने लिया -2 और इनके बीच में मैंने क्या किया, माइनस किया, घटाव किया। जब मैंने इनके बीच में घटाव किया तो 6 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 + 2 हो जाएगा और 6 + 2 क्या होता है, 8 होता है, 8 होता है। ठीक है, लेकिन अगर इनकी स्थिति बदल दूं, पहले -2 लिख देता हूं और फिर बाद में 6 लिखता हूं, तो देखो -2 फिर घटाव लिखा और फिर 6 लिखा। ठीक है, अब -2 -6 माइनस का 8 होता है। अब यहां पर क्या आ रहा था हमारा, यहां आ रहा था 8 और यहां आ रहा था -8। इसका मतलब है कि यहां ये संतुष्ट नहीं करेगी। तो पूर्णांक घटाव के लिए क्रम विनिमय गुणधर्म को संतुष्ट नहीं करते हैं। चलो भाग के लिए देखते हैं। यदि दो पूर्णांकों का भाग किया जाए और उनकी स्थिति बदली जाए तो परिणाम बदल जाएगा। देखते हैं उदाहरण के तौर पर, जैसे -8 है को डिवाइड अगर मैं 4 से करता हूं तो -2 आता है। लेकिन वहीं अगर इनकी स्थिति बदल दूं, पहले 4 लिख देता हूं और फिर बाद में -8 लिखता हूं और इनका परिणाम निकालता हूं तो -0.5 आ रहा है। अब यहां पर देखो, आपका -2 आ रहा था, यहां -0.5 आ रहा है, मतलब परिणाम डिफरेंट है। और परिणाम डिफरेंट है तो पूर्णांक भाग के लिए भी क्रम विनिमय क्रम गुणधर्म को संतुष्ट नहीं करते। तो किन के लिए संतुष्ट नहीं करते, घटाव और भाग के लिए। तो अंतिम निष्कर्ष यही निकलता है कि पूर्णांक केवल योग और गुणा के लिए क्रम विनिमय गुणधर्म को संतुष्ट करते हैं, लेकिन घटाव और भाग के लिए नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, हमने क्या पूर्ण संख्या कर ली, पूर्णांक संख्या कर ली, अब परिमेय संख्या के ऊपर देख लेते हैं क्रम विनिमय गुणधर्म को। तो परिमेय संख्या के लिए क्रम विनिमय गुणधर्म, यदि P और Q दो परिमेय संख्या है तो अलग अलग गणितीय क्रियाओं के लिए क्रम विनिमय गुणधर्म इस प्रकार होगा। अगर मैं योग करता हूं, यदि दो परिमेय संख्याओं का जोड़ा जाए और उनकी स्थिति बदली जाए तो परिणाम समान रहेगा। देखते, 2/5 + 3/7। ठीक है, तो पहला काम मैं क्या करूंगा, यहां पर मैंने अभी आपको समझाया था, इनके हरों को बराबर करूंगा। तो इनके हर कैसे बराबर कर सकता हूं, 5 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 35 हो जाएगा। अगर मैंने 7 से किया तो ऊपर जो अंश है उसको भी करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा करना पड़ेगा, मैं आपको सिखाता हूं। जैसे कि मेरे पास में अगर 2/5 है और उसमें प्लस करना है 3/7। ठीक है, तो अब मैं इनको कैसे कर सकता हूं, इनके जो हरों को सेम कैसे कर सकता हूं, तो मैं इसको 5 को 7 से मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक है, अगर मैंने हर में किया तो ऊपर भी मेरे को करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे इस 7 को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैंने हर में किया तो मेरे को ऊपर भी करना होगा। तो देखो 7 दूनी 14 हो गया, 7 5 35 हो गया, प्लस 5 3 15 हो गया और 5 7 35 हो गया। तो यहां पर आप देख रहे हो मैंने क्या कर दिया, मैंने हरों को सेम कर दिया। अब हर अगर सेम हो जाते हैं तो फिर हम डायरेक्टली अंशों को प्लस कर सकते हैं या माइनस कर सकते हैं, जो भी होगा। यहाँ प्लस है तो 14 + 15 डिवाइडेड बाय 35 कितना आएगा भैया, 29 आएगा। 29 डिवाइडेड बाय 35 ये आएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो 29 डिवाइडेड बाय 35 आ रहा है इन दोनों को ऐड करने पर। अब अगर मैं इनकी स्थिति को चेंज कर दूं, क्रम विनिमय क्या कहते हैं, स्थिति चेंज करो, तो 3/7। ठीक है, ये जो 3/7 था वो यहाँ आ गया और ये 2/5 यहाँ आ गया। अब इन दोनों के बीच में मैं करता हूँ प्लस, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा, रिजल्ट तो हमारा सेम आएगा, 29/35 आएगा। मतलब परिमेय संख्या योग के लिए क्रम विनिमय गुणधर्म को संतुष्ट करती है। ठीक है, चलो आगे गुणा के लिए देख लेते हैं। गुणा में कोई फर्क पड़ेगा, तो यदि दो परिमेय संख्याओं का गुणा किया जाए और उनकी स्थिति बदली जाए तो परिणाम समान रहेगा। देखो 4/9 को अगर 3/5 से गुणा करता हूं तो 12/45 आता है। और वहीं अगर, हालांकि ये भी हमारा कट जाएगा, ऐसी बात नहीं, इसको भी हम काट सकते हैं। 12/45 को 3 से काट दो, 3 चौक 12 और 3 पंजू 15, 4/15 आ रहा है। ऐसे ही अगर 3/5 × 4/9 होगा, है ना, इनकी स्थिति को मैंने चेंज कर दिया। ठीक है, पहले मैंने 3/5 लिख दिया और फिर बाद में 4/9 लिख दिया, तो फिर भी हमारा 12/45 आएगा, मतलब जो कि 4/15 होता है। मतलब यहाँ पर परिणाम सेम आ रहा है गुणा करने पर, स्थिति चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो परिमेय संख्या गुणा के लिए भी क्रम विनिमय गुणधर्म को संतुष्ट करती है। अब देखते हैं हम घटाव के लिए। यदि दो परिमेय संख्याओं की स्थिति बदली जाए
तो परिणाम बदल जाएगा। अब देखो यहाँ पर घटाव के लिए 7/8 में अगर मैं माइनस करता हूँ, घटाव करता हूँ 3/5, तो हमारा जो रिजल्ट आता है वो 11/40 आता है। लेकिन वहीं अगर 3/5 को पहले लिख दूँ और 7/8 को बाद में लिख दूँ, अब इनके बीच में घटाव करता हूँ तो रिजल्ट -11/40 आता है। इसका मतलब क्या है कि हमारा रिजल्ट, जो हमारा परिणाम है, वो डिफरेंट आ रहा है, सेम नहीं आ रहा है। तो परिमेय संख्याएं घटाव के लिए क्रम विनिमय गुणधर्म को संतुष्ट नहीं करती है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, भाग के लिए देख लेते हैं। तो भाग में क्या करेंगे, यदि दो परिमेय संख्याओं का भाग किया जाता है तो उनकी स्थिति बदली जाए तो परिणाम बदल जाएगा। देखते हैं उदाहरण के तौर पर, जैसे 5/6 है, उसको अगर भाग करूँ 2/3 से, तो आपको पता है कैसे से सॉल्व करूँगा, इसको डिवाइड जो साइन है, इस भाग को मैं गुणा में चेंज करूँगा तो जो हमारा नेक्स्ट परिमेय संख्या है वो मेरी चेंज हो जाएगी। तो 5/6, इस डिवाइड को मैंने गुणा में चेंज किया तो 2/3, 3/2 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 15/12, 5/4 आ जाएगा सॉल्व करने पे। लेकिन वहीं अगर 2/3 पहले लिख दूँ और डिवाइड 5/6 को बाद में लिख दूँ, तो यहाँ पर इस केस में जो रिजल्ट आएगा वो 4/5 आ रहा है। तो 5/4 आ रहा है, यहाँ 4/5 आ रहा है, मतलब रिजल्ट हमारा अलग आ रहा है। तो परिमेय संख्या भाग के लिए भी क्रम विनिमय गुणधर्म को संतुष्ट नहीं करती है। तो निष्कर्ष हमने यही निकाला कि जोड़ और हमारी गुणा में तो हो रहा था, लेकिन घटाव और भाग में नहीं हो रहा है। तो परिमेय संख्या केवल योग और गुणा के लिए क्रम विनिमय गुणधर्म को संतुष्ट करती है, लेकिन घटाव और भाग के लिए ये नहीं संतुष्ट करती। चलो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं हम, सहचर्यता गुणधर्म। सहचारिता गुणधर्म भी इसको बोलते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या है ये सहचर्यता गुणधर्म? इस गुणधर्म के अनुसार यदि तीन संख्याओं को जोड़ने या गुणा करने के क्रम को बदल दिया जाए तो परिणाम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखो समझाता हूं, पूर्ण संख्याओं के लिए सहचर्यता गुणधर्म को समझते हैं। यदि p, q और r तीन पूर्ण संख्याएं हैं, अभी हम लेंगे, तो अलग अलग गणितीय क्रियाओं के लिए सहचर्यता गुणधर्म इस प्रकार होगा। जैसे मैं योग करता हूं अगर उनको, तो यदि तीन पूर्ण संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ा जाए तो परिणाम समान रहता है। देखो 2 + 3 + 4 करा हमने, ठीक है, और मैंने क्या करा, इसमें ब्रैकेट का गेम होता है ना। पहले ब्रैकेट मैंने लगा दिया 2 और 3 के बीच में, तो पहले ये सॉल्व होगा, +4, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा तो 2 + 3 करूंगा तो 5 आएगा, +4 करूंगा, 5 + 4 करूंगा तो 9 आएगा। ऐसे ही अब की बार देखो, मैंने 2 + 3 + 4 ही लिखा, लेकिन ब्रैकेट मैंने 3 और 4 के बीच में लगा दिया, तो पहले 3 और 4 सॉल्व होगा, ठीक है, तो 3 + 4 और ये 2, तो पहले 3 + 4 सॉल्व होगा 7 आएगा, और +2 करूंगा तो 9 आएगा। तो यहां से हम क्या समझ रहे हैं, अगर मैं यहां पर पूर्ण संख्याओं को किसी भी क्रम में अगर जोड़ूं तो परिणाम हमेशा सेम रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो पूर्ण संख्या योग के लिए सहचर्यता गुणधर्म को संतुष्ट करती है। ठीक है, अब गुणा के लिए देख लेते हैं। गुणा में करेगी क्या, यदि तीन पूर्ण संख्याओं का गुणा किया जाए और उनकी स्थिति बदली जाए तो परिणाम समान रहता है। उदाहरण के तौर पर देखो, जैसे मैं करता हूं 2 × 3 × 4, तो 2 × 3 × 4 करता हूं तो 2 × 3 के बीच में ब्रैकेट लगा हुआ है, तो पहले 2 × 3 होगा, ब्रैकेट वाला पहले सॉल्व होता है, तो यहां आ रहा है 6, और फिर गुणा 4 करूंगा तो 6 चौक 24। वहीं अगर मैं इनके ब्रैकेट को 3 और 4 के बीच में ले जाऊं, 2 × 3 × 4 ही है, लेकिन 3 × 4 के बीच में ब्रैकेट अगर मैं ले गया तो पहले 3 × 4 सॉल्व होगा, जो कि होता है 12, और यहाँ पे 2 है, तो 2 × 12 कितना होता है, 24 होता है। तो परिणाम हमेशा से यहाँ पे भी सेम आ रहा है, मतलब पूर्ण संख्याएं गुणा के लिए भी सहचर्यता गुणधर्म को संतुष्ट करती है। ठीक है, अब घटाव के लिए देख लेते हैं। यदि तीन पूर्ण संख्याओं को किसी भी क्रम में घटाया जाए तो परिणाम अलग हो सकता है घटाव के केस में। देखो उदाहरण के तौर पर 6 मैंने लिया और 3 लिया, और इन दोनों को 6 - 3 और -2 है, और 6 और 3 के बीच में ब्रैकेट को रखा और -2 किया, तो पहले 6 - 3 होगा, 3 आएगा, -2 1 आएगा। अब यहाँ पर देखो 6 3 2 ही है, बीच में घटाव ही है, लेकिन जो ब्रैकेट है हमारा 3 और 2 के बीच में है, मतलब पहले 3 - 2 सॉल्व होगा, जो कि आएगा 1, और 6 है, 6 - 1 5। तो यहाँ पर परिणाम क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है, मतलब पूर्ण संख्या घटाव के लिए सहचर्यता गुणधर्म को संतुष्ट नहीं करती है। भाग के लिए देख लेते हैं। यदि तीन पूर्ण संख्याओं का भाग किया जाता है तो उनकी स्थिति बदली जाए तो परिणाम अलग हो सकता है। जैसे यहाँ पर देखो 8 / 4 / 2, और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, जो ब्रैकेट है वो 8 और 4 के बीच में है, 8 और 4 के बीच में है ब्रैकेट, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो 8 / 4 करूंगा तो 2 आएगा, और डिवाइडेड बाय ये बाहर 2 है तो ये 2 लिख दिया, 2 / 2 करूंगा तो 1 आएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैंने 8 / 4 / 2 था और
जो डिवीजन है, जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट पहले 8 और 4 के बीच में था, इस ब्रैकेट को मैंने 4 और 2 के बीच में ले गया अगर, तो पहले 4 और 2 सोल्व होगा, 4 और 2, 4 डिवाइड बाय 2 करूंगा तो 2 आएगा, और यहाँ पे 8 था तो मैंने लिख लिया। अब 8 डिवाइडेड बाय 2 करूंगा तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा, 4 आएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो पहले हमारा रिजल्ट कितना आ रहा था 1 और यहाँ आ रहा था 4, मतलब रिजल्ट हमारा परिणाम जो है वो डिफरेंट है, मतलब पूर्ण संख्याएं भाग के लिए भी सहचर्यता गुणधर्म को संतुष्ट नहीं करती है। तो किस किस के लिए संतुष्ट किया था, पूर्ण संख्याएं केवल योग और गुणा के लिए सहचर्यता गुणधर्म को संतुष्ट करती है, लेकिन घटाव और भाग के लिए ये संतुष्ट नहीं करती है। चलो आगे, अब देखो हमने क्या करा, अभी पूर्ण संख्याओं के बारे में देखा था, अब हम पूर्णांक संख्याएं ले लेते हैं। तो पूर्णांक के लिए सहचर्यता गुणधर्म को देखते हैं। यदि P, Q और R तीन पूर्णांक हैं तो अलग अलग गणितीय क्रियाओं के लिए सहचर्यता गुणधर्म इस प्रकार होगा। एडिशन करते, योग करते, यदि तीन पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जाए तो परिणाम समान रहेगा। यहां पर देखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर पूर्णांक संख्या है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पर -2 है, 3 है और 5 है, इनको तीनों को मैं जोड़ रहा हूं। पहले मैंने ब्रैकेट लगाया -2 और 3 के बीच में, तो पहले यही सॉल्व होगा, तो क्या आएगा, -2 + 3 1 आएगा, और यहाँ बाहर है +5 तो +5, और रिजल्ट आ गया हमारा, परिणाम आ गया 6। अब देखो मैंने -2 + 3 और +5 भी कर रहा हूँ, पहले -2 और 3 के बीच में ब्रैकेट था, अब की बार मैं 3 और 5 के पास में ले जाता हूँ ब्रैकेट। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा तो 3 + 5 8 आ गया, और -2 था तो -2 +8 करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो देखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो जब भी तीन पूर्णांकों को किसी भी क्रम में मैं जोड़ता हूँ तो परिणाम समान रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पूर्णांक योग के लिए सहचार्यता गुणधर्म को संतुष्ट करते हैं। अब अगर मैं गुणा करता हूं तो यहाँ पे देखो, यदि तीन पूर्णांकों का गुणा किया जाता है तो उनकी स्थिति बदली जाए तो परिणाम समान रहता है। देखो यहाँ पर गुणा के केस में -2, 3 और 4 लिया और उनके बीच में मैंने गुणा किया, पहले मैंने ब्रैकेट रखा -2 और 3 के बीच में, तो यहाँ पर पहले -2 और 3 होगा क्योंकि ब्रैकेट में है, तो ब्रैकेट पहले सॉल्व होता है, तो -2 × 3 -6, और यहाँ पर 4 है × 4, -6 × 4 करेंगे तो कितना आएगा, -24। अब देखो -2, 3 और 4 ही है, लेकिन पहले -2 और 3 के बीच में ब्रैकेट था, अब की बार मैं 3 और 4 के पास में ले गया ब्रैकेट, तो 3 और 4 पहले सॉल्व होगा, तो 3 × 4 12, और यहाँ है -2, तो -2 गुणा 12 करेंगे तो -24 आएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो सेम आ रहा है रिजल्ट, सेम परिणाम आ रहा है, और सेम परिणाम आने का मतलब है कि यहाँ पर भी ये पूर्णांक गुणा के लिए भी सहचर्यता गुणधर्म को संतुष्ट कर रही है। लेकिन वहीं अगर मैं घटाव करता हूँ तो घटाव में देखो, यदि तीन पूर्णांकों को किसी भी क्रम में घटाया जाता है तो परिणाम अलग हो सकता है। यहाँ पर देखो हमारे पास में ये पूर्णांक है 6 और एक है 3 और एक है 2, इनके बीच में मैंने घटाव किया, ठीक है। पहले मैंने ब्रैकेट लगाया 6 और 3 के बीच में, तो 6 - 3 3 होता है, और -2 करेंगे तो 1 आएगा। फिर से मैंने 6 3 2 लिए और घटाव किया, अब की बार ब्रैकेट मैंने लगाया 6 3 और 2 के बीच में, यहाँ पर देखो 3 और 2 के बीच में, 3 - 2 करूंगा तो पहले 1 और 6 - 1 5 आता है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, हमारा परिणाम जो आ रहा है वो सेम नहीं आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि पूर्णांक घटाव के लिए सहचर्यता गुणधर्म को संतुष्ट नहीं करते हैं। क्लियर है। चलिए भाग के लिए देख लेते हैं। यदि तीन पूर्णांकों का भाग किया जाता है तो उनकी स्थिति बदली जाए तो परिणाम अलग हो सकता है। उदाहरण के तौर पर यहां पर देखो हमारे पास में 8 है, ठीक है, 4 है और 2 है, ठीक है, तीन पूर्णांक है। अब इन तीन पूर्णांकों को मैं भाग कर रहा हूं तो डिवाइडेड बाय मैंने लगा दिया। अब पहले मैं क्या कर रहा हूं, पहले 8 और 4 के बीच में मैंने क्या करा, ब्रैकेट रखा, तो पहले ये सॉल्व होगा, तो 8 डिवाइडेड बाय 4 किया तो 2 आ गया, और फिर भाग यहां पर है तो भाग लगाया, और फिर ये 2 लिखा, 2 डिवाइड बाय 2 करूंगा तो 1 आएगा, ठीक है। अब फिर से 8 4 2 लिखा, भाग लगाया, और अब की बार ये जो ब्रैकेट है ये 4 और 2 के बीच में लगाया, तो 4 और 2, 4 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 2 आएगा, और ये 8 में 8 यहाँ पे था तो 8 रखा, और भाग था भाग रखा, 8 डिवाइडेड बाय 2 करूंगा तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हो रिजल्ट हमारा जो परिणाम है वो सेम नहीं आ रहा है, मतलब पूर्णांक भाग के लिए भी सहचर्यता गुणधर्म को संतुष्ट नहीं करते हैं। तो निष्कर्ष क्या निकाल पा रहे हैं हम, निष्कर्ष यही निकाल पा रहे हैं केवल योग और गुणा के लिए सहचर्यता गुणधर्म को संतुष्ट करते हैं, लेकिन घटाव और भाग के लिए ये संतुष्ट नहीं करते। आगे बढ़ते हैं, परिमेय संख्या के लिए सहचर्यता गुणधर्म, ठीक है। अभी तक हमने पूर्ण संख्या के लिए कर लिया सहचर्यता गुणधर्म, पूर्णांक के लिए कर लिया, अब परिमेय संख्याओं के लिए देख लेते हैं। यदि P, Q और R तीन परिमेय संख्या है तो अलग अलग गणितीय क्रियाओं के लिए सहचर्यता गुणधर्म को देखते हैं, इस प्रकार होगा। योग करते हैं, एडिशन करते हैं, यदि तीन परिमेय संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ा जाए तो परिणाम समान ही रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पर देख लेते हैं इनको जोड़ के और फिर बताते हैं आंसर इनका।
तो यहाँ पर देखो 1/2 प्लस 1/3 है, तो पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इनके डिनोमिनेटर को सेम करूँगा, 1/2 प्लस 1/3। देखो यहाँ पर देखो 1/2 प्लस 1/3 ब्रैकेट इनके बीच में है प्लस 1/4। ठीक है, ये क्वेश्चन है अपने पास में। तो पहला काम क्या करूँगा, इनके डिनोमिनेटर जो है, जो हमारे हर है, उनको मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सेम करने की कोशिश करूँगा, जब ये सॉल्व हो सकता है। क्योंकि पहले ब्रैकेट ये सॉल्व करूँगा, पहले ये ब्रैकेट करना पड़ेगा मेरे को। तो यहाँ पर देखो मैं इनको सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पर जब मैं सॉल्व करूँगा तो ये किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 से, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से। तो हमारे क्या हो जाएंगे, हर सेम हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ मैंने 3 से किया तो ऊपर भी मेरे को 3 से करना होगा, यहाँ मैंने 2 से किया तो मेरे को ऊपर भी 2 से करना होगा। तो 1 इंटू 3 3, 2 इंटू 3 6, फिर बीच में प्लस है, 1 इंटू 2 2, और 3 इंटू 2 6। अब मैं इनको सॉल्व कर सकता हूँ। जब भी हमारे क्या होते हैं, हर समान नहीं होते हैं, डिफरेंट होते हैं, तो वहाँ पर हमें यही प्रोसेस करना होता है। अब देखो हर हमारे समान हो गए तो हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं हरों को, अंश को। तो 3 प्लस 2 कितना होता है हमारा, 5 होता है। तो हमारा रिजल्ट कितना आ जाएगा, 5/6। ठीक है, ऐसे ही मैं यहाँ पर करूँगा, इसको सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पर देखो 1/2 है प्लस 1/3 प्लस 1/4। ठीक है, तो पहले मैं किसको सॉल्व करूँगा, यहाँ पर पहले मैं सॉल्व करूँगा इस ब्रैकेट को, इस वाले ब्रैकेट को। तो यहाँ पर देखो, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो इनको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अगर मैंने यहाँ 4 से किया तो ऊपर भी 4 से करना होगा, यहाँ 3 से किया तो ऊपर भी 3 से करना होगा, जिससे मेरा क्या होगा, ये समान हो जाएगा इसका हर। तो यहाँ पर देखो 4 इंटू 1 4, 3 इंटू 1 3, और नीचे तो हमारा सेम है 12 आ जाएगा, और यहाँ पर है 1/2। तो यहाँ पर 1/2, और ये हो गया हमारा 7/12। ठीक है, अरे यहाँ पे प्लस था ना, क्या कर दिया, यहाँ प्लस है, 1 मिनट, यहाँ हमारा क्या है, प्लस है, 1/2 प्लस 7/12। अब देखो यहाँ पर इसको अगर हम समझे थोड़ा सा, 1/2 प्लस 7/12, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ 12 है, तो इसको मैं 6 से कर देता हूँ। तो यहाँ पे भी 6 से हो जाएगा, अभी सेम हो जाएगा इसका हर। तो 1 इंटू 6 6, नीचे 12 प्लस 7/12। अब इनको अगर मैं करूँ तो यहाँ पे 12 आ जाएगा, और यहाँ पे 13। तो यहाँ पर आप देख रहे हो 13/12, कुछ गलती करी है शायद, 4 4 3 12 3, ठीक है, 7/12 आ रहा है, 1/2 सही है। ओहो, हमने यहाँ पे इसको आगे तो सॉल्व ही नहीं किया, 1/4 तो किया ही नहीं मैंने यहाँ पे। 5/6 इसका आया था, सिर्फ इतने इतने का हमने 5/6 निकाला था, इसमें 1/4 भी तो करना था, ये तो हमने किया ही नहीं। अब 1/4 इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इनके हरों को मैं सेम करूँगा। जब मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर 13/12 आ रहा है, यहाँ पर अलग आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, चलो इनको सेम करते हैं। तो देखो मैं यहाँ पे 2 से कर दूंगा, और यहाँ पे मैं किससे कर दूंगा, 3 से कर दूंगा, तो इनके हर सेम हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैंने यहाँ 2 से किया तो यहाँ पे भी करना होगा, यहाँ 3 से किया तो यहाँ पे भी करना होगा। चलो, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 10/12, और ये हो जाएगा हमारा 3/12। जब इनको सॉल्व करूँगा मैं, तो अब देखो 12/12 हो गया मेरा हर, तो मैं डायरेक्टली सॉल्व कर सकता हूँ। तो 10 + 3 कितना होता है, 13। तो यहाँ पे 13/12, और यहाँ पे भी 13/12। मतलब हमने यहाँ पर क्या देखा, संगत संख्याएं योग के लिए सहचर्यता गुणधर्म को संतुष्ट करती है। ठीक है, चलो अब देख लेते गुणा के लिए। यदि 3 संगत संख्याओं का गुणा किया जाए तो उनकी स्थिति बदली जाए तो परिणाम समान रहेगा। संगत संख्या मतलब होता है परिमेय संख्या। ठीक है, तो अगर परिमेय संख्याओं का गुणा करता हूं तो उनकी स्थिति बदली जाए तो परिणाम समान रहेगा। देखो यहाँ पर 2/3 है, अगर उसको गुणा करता हूं मैं 3/4 से, तो 2/3 को 3/4 से गुणा करता हूं और इंटू 4/5। तो देखो यहाँ पर मेरा ब्रैकेट यहाँ पर है अभी। ठीक है, और यहाँ पर ब्रैकेट कहाँ पर है, 2/3 3/4 4/5, ब्रैकेट यहाँ पर है 3/4 और 4/5 के बीच में। चलो तो इसको कर लेते, पहले ये वाला ब्रैकेट सोल्व होगा। तो 2/3 मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, 2/3 इंटू 3/4, और उसका गुणा करूँगा 4/5 से। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 3 से 3 कट रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो रिजल्ट कितना आ रहा है 1/2, और यहाँ पर आ रहा है 4/5। ठीक है, इसको और मैं अगर सॉल्व करूँगा तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो कुल मिला के रिजल्ट कितना आ रहा है 2/5 परिणाम आ रहा है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर मेरा 2/3 है, और 3/4 है, और 4/5 है।
पहले मेरा क्या सॉल्व होगा, ब्रैकेट तो 4 से 4 कट रहा है तो 3/5 बच रहा है, तो यहाँ 2/3 और यहाँ 3/5, फिर 3 से 3 कट रहा है तो कितना आ रहा है हमारा 2/5। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे भी 2/5 और यहाँ पे भी 2/5। इसका मतलब है कि संगत संख्या है, जो परिमेय संख्या है, गुणा के लिए भी सहचर्यता गुणधर्म को संतुष्ट करती है। चलो आगे घटाव के लिए देख लेते हैं। यदि 3 परिमेय संख्या संगत संख्याओं को किसी भी क्रम में घटाया जाए तो परिणाम बदल जाता है। देखो यहाँ पर 5/6 में अगर मैं माइनस करता हूँ 1/3 और उसमें माइनस करता हूँ 1/2, या 5/6 माइनस 1/3 माइनस 1/2 करता हूँ तो परिणाम डिफरेंट आता है। यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर 5/6 था माइनस 1/3 और ब्रैकेट इनके बीच में लगा हुआ है माइनस का 1/2। तो यहाँ पर जहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है पहले वो सॉल्व होगा। तो अब यहाँ पर देखिए पहले तो मैं सॉल्व नहीं कर सकता हूँ इसको। क्यों नहीं कर सकता हूँ? क्योंकि इनके जो हर है वो अलग अलग है, समान नहीं है। तो हरों को मेरे को समान करना होगा जब भी मैं सॉल्व कर सकता हूँ इनको। तो यहाँ पर देखो 6 है, यहाँ पे 3 है, तो हर 6 बना देता हूँ मैं। तो यहाँ पर 2 से गुणा कर देता हूँ तो मेरा हर 6 बन जाएगा, समान हो जाएगा। अगर मैंने नीचे किया हर में गुणा 2 तो ऊपर अंश में भी करना होगा। तो ये हो गया हमारा 5/6 माइनस का 2 × 1 2 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, ये सॉल्व हो गया। और बाहर क्या है हमारे पास में माइनस का 1/2 है। तो पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। 5 - 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 3/6 और यहाँ पर है हमारे पास में 1/2। अब देखो 3/6 को और सॉल्व कर लेता हूँ तो 1/2 हो जाएगा और 1/2 में अगर मैं 1/2 माइनस करता हूँ तो 0 आंसर आएगा, कट जाएगा ये तो 0 आंसर आ जाएगा। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो यहाँ पर है मेरे पास में 5/6 माइनस 1/3 माइनस 1/2। अब यहाँ पर इस केस में जब आप देखोगे तो पहले ये सॉल्व होगा ब्रैकेट। तो अब देखो ब्रैकेट सॉल्व अगर हम कर रहे हैं यहाँ पे तो हर फिर से हमारा सेम नहीं है, तो हर का सेम करना होगा। तो यहाँ पर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पे 3 से कर देता हूँ, तो ये 6 हो जाएगा हमारा हर सेम। ठीक है, तो यहाँ मैंने 2 से किया तो ऊपर भी 2 से, यहाँ 3 से किया तो ऊपर भी 3 से। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2/6 माइनस 3/6 और यहाँ है हमारे पास में 5/6 माइनस। चलो तो 5/6 माइनस यहाँ पे अगर मैं करूँ तो कितना आ जाएगा, ये 6 डिवाइडेड बाय 2 - 3 करता हूँ तो माइनस का 1/6। ठीक है, अब इसको अगर सॉल्व करें तो देखो ये माइनस है और ये माइनस है, माइनस माइनस क्या होता है हमारा प्लस होता है। तो 5/6 माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस का 1/6। इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो 6 आ गया हमारा डिनोमिनेटर, हर सेम है, हर सेम है तो डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। तो 5 + 1 करूँगा तो 7/6। तो यहाँ पर कितना आ रहा है रिजल्ट हमारा 7/6। अब देखो यहाँ पर 0 आ रहा था, यहाँ 7/6 आ रहा है, मतलब रिजल्ट हमारा परिणाम समान नहीं आ रहा है। तो संगत संख्या है, जो परिमेय संख्या है, वो घटाव के लिए सहचर्यता गुणधर्म को संतुष्ट नहीं करती है। ऐसे ही हम भाग कर लेंगे यहाँ पर। तो यदि 3 संगत संख्याओं का भाग किया जाता है तो उनकी स्थिति बदली जाए तो परिणाम बदल जाता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 8/9 है, 8/9 है और डिवाइडेड बाय 2/3 है, और उसको मैं डिवाइड करता हूँ किससे, 4/5 से। तो करके देख लेते हैं अपन यहाँ पर। तो देखो 8/9, पहले ये ब्रैकेट सॉल्व होगा तो 8/9, इस डिवाइड को मैं क्या करूँगा यहाँ पर मल्टीप्लाई में चेंज करूँगा तो ये 2/3 क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। ठीक है, व्युत्क्रमानुपात होता है। तो यहाँ पर देखो सॉल्व हो रहा है, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 2 से ये जा रहा है 2 चौक 8, तो 4 × 1 कितना होता है 4 और 3 × 1 3 होता है। ऐसे यहाँ पर डिवाइडेड बाय 4/5 है तो मैंने लिख दिया 4/5, ये चल रहा था डिवाइडेड बाय 4/5। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया 4/5। अब देखो यहाँ पर चलते हैं, 4/3 था और ये गुणा, ये डिवाइड को मैं गुणा में चेंज करूँगा तो ये 4/5 क्या हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। 4 से 4 कट गया तो कितना आया, 5/3। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर सॉल्व करूँ, यहाँ पे 5/3 आ रहा है, यहाँ पर क्या है हमारे पास में 8/9 है डिवाइडेड बाय 2/3 डिवाइडेड बाय 4/5। ठीक है, ये है अपने पास में। तो पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इस ब्रैकेट को सॉल्व करूँगा। तो इस ब्रैकेट को देखो, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 5 है, हर समान नहीं है, तो हर को मेरे को क्या करना होगा, यहाँ पर समान करना होगा। तो ये 3 है या 5 है तो मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको 3 से कर देता हूँ। अगर मैंने यहाँ 5 से किया तो ऊपर भी करना होगा, यहाँ 3 से किया तो ऊपर भी करना होगा। 5 दूनी 10 हो जाएगा और यहाँ 15 और डिवाइडेड बाय 4 तिया 12 और यहाँ हो जाएगा हमारा 15। ठीक है, और यहाँ पे है हमारा 8/9। कर दिया हमने ब्रैकेट पहले, है ना, ब्रैकेट में सॉल्व कर दिया। अब देखो यहाँ पर मैंने इनके ये सेम किए। अब यहाँ पर 10/15 है और यहाँ भाग है, यहाँ भाग को मैं गुणा में चेंज करूँगा तो ये हो जाएगा 15/12। ठीक है, और यहाँ पर है हमारा 8/9। पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो 15 से 15, 2 पंजे 10, 2 छिंग 12,
तो ये सॉल्व होके मेरा कितना आ गया यहाँ पर 8/9 तो है ही, और डिवाइडेड बाय इसको सॉल्व किया तो 5/6 आ गया। अब देखो यहाँ पर 8/9 है, इस भाग को मैं गुणा में चेंज करूँगा तो ये हो जाएगा 6/5। ठीक है, अब फिर से मैं देखता हूँ इसको, तो 3 दूनी 6, 3 तियाँ 8 दूनी 16 आएगा और 5 तियाँ 15 आएगा। तो यहाँ पर देखो 16/15 आ रहा है और यहाँ पे 5/3 आ रहा है, जो कि समान नहीं है। इसका मतलब है कि संगत संख्याएं जो परिमेय संख्या होती है वो भाग के लिए सहचर्यता गुणधर्म को संतुष्ट नहीं करती है। तो निष्कर्ष हमने क्या निकाला, केवल योग और गुणा के लिए सहचर्यता गुणधर्म को संतुष्ट करती है परिमेय संख्या, लेकिन घटाव और भाग के लिए ये संतुष्ट नहीं करती है। चलो आगे बढ़ते हैं, संख्याओं में शून्य की भूमिका को अब समझते हैं, जिसे हम कहते हैं योज्य पहचान। ठीक है, क्या होती है ये योज्य आइडेंटिटी? शून्य को योज्य पहचान भी कहा जाता है क्योंकि यह संख्याओं में जोड़ने पर उनके मान को नहीं बदलता। ये नियम पूर्णांक, पूर्ण संख्याएं और संगत संख्याओं के लिए लागू होता है। देखो, पूर्ण संख्याओं में शून्य की भूमिका को समझते हैं। यदि किसी भी पूर्ण संख्या p, कोई भी पूर्ण संख्या मैंने p ले ली, उसमें अगर मैं शून्य जोड़ा जाऊं, शून्य को जोड़ता हूं, तो परिणाम वही संख्या रहती है। किसी भी संख्या में 0 जोड़ोगे तो क्या आएगा, वही संख्या आएगी। तो p + 0 अगर करता हूं तो p ही आता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं समझाऊं, तो उदाहरण के तौर पर समझा रहा हूं कि अगर मैं 7 में प्लस करता हूं 0, तो मेरा जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, वो 7 ही आएगा। जो संख्या मैंने 0 में ऐड की है वो संख्या खुद ही आती है 7 ही आती है। ऐसे ही मैं -10 में अगर मैं 0 ऐड करता हूँ तो जो संख्या आती है वो क्या आती है, -10। ऐसे ही मैं 7/3 में अगर मैं 0 ऐड करता हूँ तो मेरी जो संख्या आती है कितनी आती है, 7/3 ही आती है। तो हमने देख लिया पूर्ण संख्याओं, यदि किसी भी पूर्णांक p में शून्य जोड़ा जाए तो संख्या अपरिवर्तित रहती है, मतलब वही आती है। ठीक है, चलो संगत संख्याओं में शून्य की भूमिका देखते हैं। यदि किसी भी संगत संख्या में भी p/q में भी शून्य जोड़ा जाए तो परिणाम वही रहता है। जैसे p/q + 0 तो p/q ही आता है, जैसा मैंने एग्जांपल दे ही दिया था यहाँ पर। 7/3 में जब मैंने 0 को जोड़ा था तो मेरा रिजल्ट 7/3 ही आया था। चलो, तो शून्य जो है वो सभी संख्याओं के लिए योज्य पहचान है क्योंकि ये जोड़ने पर संख्याओं के मान को नहीं बदलता है। संख्याओं में एक की भूमिका को समझते हैं। शून्य की भूमिका समझ ली, अब एक की भूमिका, गुणात्मक पहचान। क्या होता है गुणात्मक पहचान? एक को गुणात्मक पहचान कहा जाता है क्योंकि इसे किसी संख्या से गुणा करने पर, एक को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो वो अपरिवर्तित रहती है। ये गुणधर्म पूर्ण संख्याओं, पूर्णांकों और संगत संख्याओं के लिए लागू होता है। ठीक है, यदि किसी भी पूर्ण संख्या में p को 1 से गुणा किया जाए तो परिणाम वही संख्या रहता है। देखो यहाँ पर p को अगर मैं 1 से गुणा करूंगा तो p ही आएगा। ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी मैं यहाँ पर होल नंबर ले लेता हूँ, 4 ले लेता हूँ, तो 4 को अगर मैं 1 से गुणा करूँगा तो ये ही आएगा। ठीक है, ऐसे ही 10 को 1 से गुणा करूँगा तो ये 10 ही आएगा। ऐसे ही मैं 0 को अगर मैं 1 से गुणा करूँगा तो वो 0 ही आएगा। समझ रहे हो? तो ये ऐसा होता है। ऐसे ही पूर्णांकों में एक की भूमिका देखते हैं। तो यदि किसी भी पूर्णांक p को 1 से गुणा किया जाए तो अपरिवर्तित रहता है, p × 1 p ही रहेगा। ठीक है, कोई सा भी p रख सकता हूँ मैं, इंटीजर। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंटीजर की बात है पूर्णांक की, तो -9 ले लिया मैंने, तो -9 को अगर मैं 1 से गुणा करूँगा तो वो नंबर -9 ही आएगा। चलो, संगत संख्याएं जो रेशनल नंबर होती है, जो परिमेय संख्या होती है, उसमें एक की भूमिका देखते हैं। तो यदि किसी भी संगत संख्या p/q को 1 से गुणा करता हूँ तो परिणाम वही रहता है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो p/q मैंने 1 ले लिया, 3/4 को गुणा अगर मैं कर रहा हूँ 1 से तो क्या आएगा, रिजल्ट 3/4 वो नंबर ही आएगा। तो यहाँ पर p/q को अगर 1 से गुणा करता हूँ तो p/q ही आता है। तो निष्कर्ष हमने क्या निकाला, संख्या एक सभी संख्याओं के लिए गुणात्मक पहचान है क्योंकि इसे गुणा करने पर संख्या नहीं बदलती है। संख्याओं का योज्य प्रतिलोम, अब ये समझते हैं एडिटिव इनवर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। योज्य प्रतिलोम क्या होता है? तो किसी भी संख्या p का योज्य प्रतिलोम एडिटिव इनवर्स वह संख्या होती है जिसे p में जोड़ने पर परिणाम 0 आता है। इसे आमतौर पर -p द्वारा दर्शाया जाता है। योज्य प्रतिलोम कभी भी आपको निकालना हो ना, तो क्या करो, आप धनात्मक संख्या का ऋणात्मक कर दो, ऋणात्मक संख्या का धनात्मक कर दो। क्यों? जिसे p में जोड़ने पर परिणाम 0 आता है। अब अगर मैं आपको कहूं कि यार 7 है और 7 का मैं बोलो 7 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो 7 के साथ में मैं ऐसी कौन सी वैल्यू रखूं जिसको ऐड करने पर, 7 के साथ ऐसी कौन सी वैल्यू रखूं जिसको प्लस करने पर मेरा क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो आप क्या करोगे, 7 के साथ में -7 रख दो। तो हमेशा धनात्मक संख्या का योज्य प्रतिलोम जो होता है वो ऋणात्मक संख्या होती है।
तो पूर्ण संख्याओं में शून्य को छोड़कर अन्य संख्याओं का योज्य प्रतिलोम उनकी ऋणात्मक संख्या होती है पूर्ण संख्याओं के केस में। ठीक है, तो p प्लस माइनस p इज इक्वल टू 0। तो शून्य का कोई योज्य प्रतिलोम नहीं होता है, क्योंकि 0 प्लस 0 क्या होता है, 0 ही होता है। ठीक है, तो शून्य का कोई योज्य प्रतिलोम यहाँ पर नहीं होता है। चलो पूर्णांकों की केस में देखते हैं योज्य प्रतिलोम। तो प्रत्येक पूर्णांक का योज्य प्रतिलोम उसका विपरीत चिन्ह वाला संख्या होता है। जैसे p है तो p का जो होगा योज्य प्रतिलोम माइनस p होगा, और माइनस p अगर है तो उसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, p होगा। ठीक है, ऐसी संगत संख्याओं के केस में किसी भी संगत संख्या p बाई क्यू का योज्य प्रतिलोम माइनस p बाई क्यू होता है। जैसे p बाई क्यू है तो उसका योज्य प्रतिलोम माइनस p बाई क्यू होता है, जब भी रिजल्ट हमारा क्या आता है, 0। तो निष्कर्ष हमने क्या देखा, प्रत्येक संख्या p का योज्य प्रतिलोम माइनस p होता है, इसे जोड़ने पर हमेशा 0 मिलता है। ये नियम पूर्ण संख्याओं, पूर्णांकों और संगत संख्याओं पर तीनों पे लागू होता है। प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम अब देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, किसी भी संख्या p का गुणात्मक प्रतिलोम वह संख्या होती है जिससे इसे गुणा करने पर परिणाम 1 आता है। इसे आमतौर पर 1 बाय p द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे p है तो p का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 1 बाय p होगा, जब भी तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमारा 1 आएगा। और शून्य का कोई गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है, क्योंकि 1 बाय 0 अपरिभाषित होता है। तो देखो गुणात्मक प्रतिलोम मतलब मैं समझाता हूँ। जैसे मैंने कहा कि कोई नंबर है 7, और 7 का मेरे को क्या निकालना है, गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। तो मेरे को एक बात बताओ, 7 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं जिससे कि मेरा रिजल्ट क्या आ जाए। गुणात्मक प्रतिलोम कहता है कि किसी भी संख्या p का गुणात्मक प्रतिलोम वह संख्या होती है जिससे इसे गुणा करने पर परिणाम 1 आता है। तो गुणात्मक प्रतिलोम मतलब इसको मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि रिजल्ट मेरा क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो आप सोचिए, तो आप कहोगे 7 को सर 1/7 से गुणा कर दो, जिससे क्या होगा, 7 से 7 कट जाएगा तो 1 बचेगा और 1 आ जाएगा रिजल्ट। मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? इसका मतलब है कि किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम उसका क्या होता है, प्रतिलोम ही होता है। जैसे 7 है तो 7 का क्या होगा, इसका उल्टा। देखो जैसे मैंने लिखा 10, तो 10 का क्या होगा, 1/10। 10 का उल्टा कर दो, 10 के नीचे क्या है, सबका हर क्या होता है, जितने भी होल नंबर्स होते हैं, जितनी भी हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं, उनका हमारा पूर्ण संख्या हुई या पूर्णांक संख्या हुई, तो इनका जो हमारा क्या होता है, हर होता है, वो क्या होता है, 1 होता है। तो 10/1 का 1/10 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो ये होता है हमारा गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, तो संख्या p का गुणात्मक प्रतिलोम 1/p होता है, इसे गुणा करने पर हमेशा 1 मिलता है। शून्य का कोई भी गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। ये नियम पूर्ण संख्याओं, पूर्णांकों और संगत संख्याओं पर सब पे लागू होता है। चलो गुणा का योग और घटाव पर वितरणशीलता, इसको समझते हैं। अब देखो गुणा की वितरणशीलता क्या होती है, ये दर्शाती है कि यदि किसी संख्या को एक समूह में लिखी गई दो संख्याओं के योग या घटाव से गुणा किया जाए तो परिणाम वही आता है जो उस संख्या को अलग अलग दोनों संख्याओं से गुणा करने या फिर जोड़ने या घटाने से मिलता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, p को गुणा किया मैंने q प्लस आर से। देखो यहाँ पर देखो, p को इंटू, यहाँ पर इंटू है, फिर q प्लस आर, ठीक है, वो बराबर होगा p इंटू क्यू प्लस p इंटू आर के। इसको समझता हूँ, इसको समझाता हूँ मैं। देखो ये ऐसे लिखा हुआ है, p को गुणा किया q प्लस आर से। ठीक है, तो ये क्या होती है, ये वाली जो प्रॉपर्टी गुणा की वितरणशीलता, ये क्या है, p को गुणा किया q प्लस आर से। तो जब मैं इसको ओपन करूंगा तो p को पहले करूंगा q से गुणा, तो ये हो जाएगा pq, और p को करूंगा r से गुणा, और बीच में क्या है, प्लस है तो मैंने प्लस लगा दिया, p को करूंगा r से गुणा, तो ये हो गया pr। आ रही है बात समझ में? मतलब p इंटू क्यू प्लस p इंटू आर, यही तो है। तो परिणाम क्या होता है, सेम होता है। तो यहां पर मैं इसको सॉल्व करके बताऊंगा और फिर आपको बताऊंगा कि परिणाम हमेशा सेम आता है इस केस में। ठीक है, देखो बताता हूं। यहां पर अब अभी हम देखें, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। यहां पर p क्या है, 2/3 है, तो मैंने लिखा 2/3, फिर गुणा q प्लस आर, मतलब q क्या है 5/6 है, प्लस r क्या है 1/2 है। ठीक है, पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो देखो 2/3 पहले मेरा क्या होगा, सॉल्व, ब्रैकेट सॉल्व होगा। तो यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर मेरे को 6 बनाना पड़ेगा, तो 3 से गुणा, ऊपर भी 3 से गुणा, तो ये हो गया 5/6 और प्लस ये हो गया हमारा 3/6। तो पहले मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा 8/6। ठीक है, और ये है हमारा 2/3। अब इनको सॉल्व कर लेता हूँ, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, और ये सॉल्व होगा नहीं,
तो 8/9 आ जाएगा। अब P इंटू क्यू प्लस क्यू इंटू आर करता हूँ, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना P इंटू क्यू प्लस, तो मैं लिख लेता हूँ इस फॉर्म में 2/3 इंटू 5/6, ठीक है, ये है, प्लस P इंटू आर 2/3 गुणा 1/2। इनको सॉल्व कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखो कुछ हो रहा है क्या, सॉल्व नहीं। तो 5 इंटू 2 कितना होता है 10, 6 तिया 18 होता है, प्लस 2 गुणा 1 होता है 2, 3 दूनी 6 होता है। अब इनको सॉल्व कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखो 18 है, यहाँ 6 है, तो इसको मैं 18 बना सकता हूँ 3 करके, 3 से मल्टीप्लाई करके, तो ऊपर भी करना होगा। तो ये हो गया 10/18 और ये हो जाएगा हमारा 6/18। अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा 16/18, ठीक है। अब देखो ये 2 से जा रहा है, 2 अट्ठे 16, 2 नाम 18, तो यहाँ पे कितना आ रहा है रिजल्ट 8/9, और यहाँ पे भी रिजल्ट कितना आ रहा था, परिणाम 8/9, मतलब बराबर आ रहा है। इसका मतलब है कि मैंने आपको बता दिया ये कि गुणों की वितरणशीलता योग पर होती है, यहाँ पर जैसा मैंने करके दिखाया। दोनों तरफ बराबर आया इसलिए गुणा की वितरणशीलता योग पर सही है, ठीक है। चलो, ऐसे गुणा की वितरणशीलता घटाव पर देख सकता हूँ मैं। तो घटाव पर भी अगर मैं देखूंगा तो बिल्कुल यहाँ पे आएगी, इक्वल आएगी, पी की वैल्यू आप रख सकते हो और देख सकते हो, तो दोनों तरफ बराबर आएगा, इसलिए गुणा की वितरणशीलता घटाव पर भी सही होती है, ठीक है। चलो, तो क्या निष्कर्ष निकला? निष्कर्ष यही निकला कि जो संगत संख्याएं होती है, रेशनल नंबर्स, है ना, जो परिमेय संख्या होती है, उसके लिए गुणा की वितरणशीलता जो होती है वो हमेशा सही होती है। किस किस पर? योग पर और घटाव पर। योग पर क्या होती है? P गुणा Q प्लस आर, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, जिसको हम कहेंगे P इंटू क्यू करेंगे प्लस P इंटू आर करेंगे। ऐसे P इंटू क्यू माइनस आर, तो P को Q से करेंगे, है ना, और P को R से करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों हमारी योग और घटाव पर होती है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।